विद्यार्थियों को नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे, कल अपन ने जो पढ़ा था वह यानी प्रश्नावली 1.1 खत्म हुए थी और आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 में क्या दिया है आपने पढ़ा होगा, घर से पढ़ के तैयार किए होंगे आपने। तो पहला प्रश्न क्या लिखा है? तो पहला प्रश्न लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी पहला प्रश्न दिया गया है वो लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, व्यक्त कीजिए। अब देखिए, इसमें आपके प्रश्न में करीब 4 संख्याएं 5 संख्याएं दी गई है। मैं 2 संख्याओं को बता रहा हूँ गुणनखंड। पहली संख्या है यहाँ पर वो है 140। 140 संख्या के हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो आपको ने 140 संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमने 2 से भाग दिया। देखिए 140 के निकाल रहे हैं हम अभाज्य गुणनखंड। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड में हमने लिखा 2 से भाग दिया, 2 7 14, 2 से भाग दिया, 2 3 6, 2 5 10। अब मैंने यहाँ क्या देखा आपने यहाँ देखा 35 आ गया। तो अब यहाँ 35 जो आया तो अब इसको यानी 2 से भाग करने जाएगा क्योंकि इकाई में संख्या आ गई विषम। यदि जिस संख्या के इकाई में विषम संख्या रहती है वह यानी 2 से भाग नहीं जाता है, मतलब उसका यानी अभाज्य गुणनखंड 2 नहीं होगा, यानी उसका अभाज्य गुणनखंड यानी विषम संख्या ही होगी। अब विषम संख्या में आपने क्या पढ़ा है? 1 3 5 7 9 पढ़े। तो उसमें से आपको देखना है कि विषम संख्या में 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 3 से जाएगा तो 4 से भी नहीं, 4 सम संख्या है। 5 से लिखते हैं तो 5 7 35। तो आपने देखा 5 7 35, 7 1 7, यानी ये 140 संख्या के हमने निकाला अभाज्य गुणनखंड। तो आपने क्या पाया? आपने पाया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। हम इसको यानी गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया। हम 2 के ऊपर 2 की घात, फिर 5 कितनी बार आया? 1 बार आया, और 7 कितनी बार आया? 1 बार। तो हम 140 के अभाज्य गुणनखंड को हम गुणनफल के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये इसका आंसर कहलाएगा। बस आपके इतने का करना है, ज़्यादा नहीं। और दूसरा प्रश्न और देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या लिखा है? चलिए दूसरा बताऊँ या चौथा बताऊँ? तो हम चौथा बता देते हैं, दूसरा आप बनाएंगे। चौथे में लिखा है 5005। अब 5005 संख्या को अपन कैसा लिखेंगे? गुणनखंड निकालेंगे अभाज्य। तो हम 5005 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 5005 लिखना है और ऐसा भाग देना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए इकाई में सबसे पहले देखेंगे कि संख्या में इकाई में कौन सा अंक है। यदि इकाई में विषम अंक है तो आपको विषम गुणनखंड ही लेना है। तो विषम गुणनखंड के लिए आपको कौन कौन सी संख्या है? विषम में 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 11। तो आप देखिए कि 3 से हमने लिया तो 3 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो उसके लिए आपने 5 0 0 5 है, तो यानी 4 अंक है यहाँ पर। लेकिन 3 से भाग नहीं जाएगा, बताइए क्यों जाएगा? क्यों नहीं जाएगा 3 से भाग? आपने 6वीं क्लास में आपने पढ़ा है विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम में आपने 2 का नियम, 3 के नियम, 5 के नियम, 11 के नियम, 7 के नियम, ये आपने पढ़ के आया है। तो 7 ने मतलब कि 3 का नियम क्या होता है? 3 का विभाज्यता का नियम होता है जिस संख्या के अंकों का योग, यानी अंकों का योग, यानी कितने अंकों की संख्या है? 4 अंकों की संख्या में अंकों का योग यदि 3 की गुणज है, मतलब कि आपने जो 4 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या में अंकों को जोड़िए और अंकों को जोड़ने पर देखिए यदि वो संख्या 3 की गुणज है या 3 के पारे में आती है तो वह संख्या 3 से विभाज्य रहती है। तो अब यहाँ पर 5 और 5 10 हो रहा है, 10 यानी इनके अंकों का योग 10 आ रहा है। जब 10 आ रहा है तो वह 10 संख्या 3 की गुणज नहीं है।
जब ये संख्या 3 की गुणज नहीं है तो ये 3 से भाग नहीं जाएगा, मतलब यहाँ अभाज्य गुणनखंड 3 आपको नहीं लेना है। अब नहीं 3 के बाद नहीं लेना है तो आप कौन सा लेंगे बताओ? 5। तो 5 के लिए भी आपने नियम पढ़ा है 6 क्लास में, 6वीं क्लास में आपने पढ़ा है। 5 के लिए नियम क्या होता है? 5 के लिए नियम होता है कि जिस संख्या के इकाई में, वो संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, 4 अंकों की हो, 5 अंकों की, 6 अंकों, 7 अंकों की संख्या हो, यानी कितनी बड़ी संख्या ना हो, यदि अंकों के इकाई में 5, ये 5 के लिए क्या नियम होता है? 5 के लिए विभाज्य का नियम होता है कि जिस संख्या के इकाई में 0 या 5 हो, सुनना है आपको, कि जिस संख्या की इकाई में 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाज्य रहती है, यानी 5 से उस संख्या में 5 का भाग जाता है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर उस नियम को फॉलो होता है, वो नियम फॉलो कर रहा है यहाँ पर कि 5 से पूरा भाग जाएगा, क्योंकि 5 इकाई में है। तो 5 है, 5 एकम 5, 0 के 0, 0 के 0, 5 एकम 5। अब अपन देखते हैं कि संख्या ने कैसा की है, बताओ। ये संख्या ने 1000 कितनी आई? 1 आई। अब ये 1001 संख्या जो आई है, अब ये संख्या में कितने का भाग जाएगा? अरे कौन सा लेंगे गुणनखंड, बताइए, आप बता सकते हैं? इसमें भाग जाएगा नहीं जाएगा, बताइए। आपने 6 क्लास में विभाजक नियम पढ़ा है, तो 5 के लिए तो आपने बता दिया कि जिस संख्या के इकाई में 5 और 0 होता है तो संख्या किससे रहती है विभाज्य? 5 से। अब यहाँ पर इन्हें 7 से भी नहीं जाता, अब ये जाएगा 11 से। तो 11 के लिए आपने क्या नियम पढ़ा है, बताओ? 11 के लिए आपने क्या नियम पढ़ा है? 11 के लिए क्या नियम पढ़ा? 7 से भाग जाएंगे, देखिए एक बार 7 से भाग देकर देख लीजिए। 7 एकम 7, यहाँ कितना बचेगा? 3। फिर यहाँ से 7 से 3 मतलब हो गया 30 हुआ, 7 28 और 7 21, यानी 7 से भाग जाएगा, 7 से भाग जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ कितना बचा? 10 में से 7 गया, 3 बचा, 3 बचा यहाँ पर। अब ये 30 हो रहा है, 30 के लिए बने 7 28, 7 28 हुआ। फिर बचा कितना? 2, नहीं हो जाएगा 21, 7 3 21। अब ये संख्या है, बताइए, ये 100 हो गई 43 हुई। अब इस संख्या में कितने का भाग जाएगा? 7 का भाग जाएगा कि देखिए, एक बार फिर देखिए, 7 दूनी 14 और 3 बचाता है, मतलब यहाँ से 7 से भाग नहीं जाएगा। अब यानी संख्या इकाई में विषम अंक है, तो विषम अंक है तो आपको विषम गुणनखंड ही लेना है, सम नहीं लेना है। 2 से आप 2 के बारे में सोचिए मत, सोचना नहीं है 2 के बारे में कि 2 से भाग जाएगा, नहीं। यानी संख्या के इकाई में यदि विषम अंक है तो आपको 2 नहीं लेना है, 2 से भाग नहीं जाएगा, विषम संख्या ही लेना है। तो अपने 7 ले लिया, अब 7 से यहाँ भाग नहीं जाएगा। 7 के आगे संख्या कौन सी विषम है? 7 के आगे 9 है, परंतु 9 से भाग इसलिए जाएगा कि अपना प्रश्न, पहला जो प्रश्न है वो 3 से भाग गया ही नहीं, तो अभी भाग जाएगी नहीं 9 से। अब 9 के बाद क्या है बताइए? 11, तो 11 से भाग जाएगा। तो 11 के लिए विभाजन नियम होते हैं कि यदि विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं के योग का अंतर 0 हो या 11 की गुणज हो। क्या समझे आपने कि 11 का नियम क्या आपने पढ़ा 6वीं क्लास में? 6वीं क्लास में नियम पढ़ा है कि जिस संख्या के विषम अंकों का योग में से सम संख्या के योग का अंतर यानी घटाना, यदि 0 आ गया या 0 नहीं आया तो 11 की गुणज आ गई। 11 का गुणज मतलब 11 का पहाड़ा, 11 कम 11 क्या दिन 22 33। अब यहाँ 0 बताना आपको सिद्ध कर रहा हूँ कि 11 से भाग 1 हो जाएगा। आपके पास में ये संख्या 3 अंकों की है, 143, ये 3 अंकों संख्या है। इसमें विषम अंक कौन कौन से हैं बताइए? विषम स्थान पर जो कौन से अंक है? विषम स्थान पर अंक है 1 और 3। 1 और 3 को जोड़िए, मैं देखिए आपको बने बता रहा हूँ 6वीं क्लास का, मैंने 1 और 3 को जोड़ दिया, कितना आया? 4 आया। अब सम संख्या यानी सम संख्या पर कौन सा अंक बताइए? ओनली 4 है, इधर कोई संख्या नहीं है। तो विषम संख्या के स्थान पर जो अंक है, तो मैंने आपको क्या बताया? विषम स्थान पर जो अंक है उनके अंकों का योग और सम स्थान पर जो अंक होते हैं उसके अंकों का योग का अंतर मतलब घटाना। यदि वो 0 आ गया तो वो संख्या 11 से विभाज्य रहती है, यानी उस संख्या में 11 का भाग जाता है। परफेक्ट है, बिल्कुल प्रथम सत्य है। तो अपन यहाँ 11 से भाग जाएगा, इसमें क्यों आया? 0 आ गया। यदि 0 नहीं आता, यदि इसमें 11 आता, 22 आता, अंतर यदि इतने भी आता है तो भी यानी आपकी संख्या में भाग जाता है 11 का। लेकिन यहाँ पर सुना गया है तो मतलब 11 से भाग जाएगा। तो 11 कम 11, फिर कितना बचा? 14 में से बताओ घटाओ 11, 3 बचा।
तो यहाँ का 3 यहाँ का 3 हो गया 33 हुआ, 11 3 33 हुआ। अब मैंने कितना बचा 13 आया। फिर 13 के लिए आप यहाँ लीजिए एक बार गुणनखंड, आपका ये गुणनखंड 5005 का हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ अपन इसको लिखते हैं हल में 5005 के अभाज्य गुणनखंड जो आपने निकाला वो 5 निकला, 1 7 फिर 11 और फिर 13। अब इसको है कोई भी अभाज्य गुणनखंड डबल नहीं है, सब है सिंगल सिंगल है। हम मैंने इसको उत्तर मान लेते हैं 5 के ऊपर 1 घात, 7 के ऊपर 1 घात, 11 के ऊपर 1 घात और 13 के ऊपर में 1 घात। मतलब ये आपका 5005 का यानी अभाज्य गुणनखंड है। ये आपका आंसर आ गया। ये मैंने आपको चौथा नंबर बता दिया, पहला बताया और उसी का मैंने क्या बताया आपको चौथा बता दिया। ये आप लोगों के अभाज्य गुणनखंड निकालने का जो तरीका है। तो अभाज्य गुणनखंड ये आपने चौथी क्लास से पढ़ के आया है, चौथी 5वीं 6वीं 7वीं ये आपने ऐसा पढ़ा है अभाज्य गुणनखंड। और इसलिए 6th क्लास में इसके कुछ नियम दे दिया है। क्या के नियम दे दिया है? विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम में 2 का क्या नियम होता है, 3 का नियम क्या होता है, 4 का नियम क्या होता है, 5 का नियम क्या है ना, 7 का नहीं दिया है, 8 का दिया है, 11 दिया है। तो ये आपके नियम दिए गए हैं। उन नियमों को आप पढ़ोगे तो आपके अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका बन जाएगा और आप एकदम सटीक अभाज्य गुणनखंड चुन लेंगे। ऐसा नहीं कि आपने देखा कि यहाँ 5 आया, यहाँ 1 आ गया तो आपने धोखे से 2 लिख दिया। जब भी इन्हें संख्या जो रहती है और जिन संख्याओं का अभाज्य निकालना है गुणनखंड, उन अभाज्य गुणनखंडों में आपको ये देखना है कि इकाई का अंक विषम तो नहीं है। यदि विषम अंक है इकाई में तो आप समझ जाना कि उसमें 2 का भाग कदापि जाएगा, 2 का भाग जाएगा ही नहीं कभी। आप उसके लिए विषम गुणनखंड ही चुनेंगे, चाहे 5 चुने, 3 चुने, 7 11 13 जो भी चुनना है। ये आपको हल करना है। तो ये अभाज्य गुणनखंड निकालने की विधि है। ये आपके अभाज्य गुणनखंड निकालना हुआ। अब ये आपके पहले प्रश्न का मैंने 2 बता दिया हूँ। अब आपको अगले 2 3 बनाना है, वो आप अपने घर बना लेना। ठीक है, ओके, लिख लीजिए इसको। हाँ चलिए, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, जोड़ा दिया है यहाँ पर, देखिए दो संख्याओं का जोड़ा दिया है। तो इन युग्मों में HCF और LCM ज्ञात करना है तथा उनकी जांच करना है और 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM होता है, जांच भी करना है। चलिए दूसरा प्रश्न है, इसके पहले प्रश्न में अपन ने जो HCF निकाला था वो HCF न्यूक्लियोटिड विधि यूक्लिड विधि से बनाए थे। लेकिन यहाँ पर आ रहा है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको क्या निकालना है? HCF और LCM। प्रश्न नंबर अभाज्य द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना। अब देखिए ये जो प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 2 में जो मैं पूरा नहीं लिखा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और उनकी जांच भी करना है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो 2 संख्याएं दी रहेगी जिनका आपको निकालना है 26 और 91। 26 और 91 ये जो 2 संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का आपको निकालना है HCF महत्तम समापवर्तक और LCM लघुत्तम समापवर्तक, दोनों निकालना है। और दोनों निकालने के बाद ये जो 2 संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल का मान महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है, वो जांच करना है। ठीक है, तो अपन इन्हें हल करते हैं। कौन सी विधि बोला है इसने? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इस विधि से हम कर रहे हैं। तो हमने 26 तो 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड निकालने पर, चलिए इनके अभाज्य निकालते हैं गुणनखंड। 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे? 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे? दोनों संख्या देखिए आप, दोनों संख्या में अंतर है। 26 में ये जो है 2 अंकों की ये भी है और 2 अंक ये भी है, लेकिन इसमें जो इकाई अंक सम है
और इसमें इकाई अंक विषम है। तो आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, यदि सम संख्या यदि है, किसी संख्या के इकाई में सम संख्या है, तो आप बेझिझक 2 से भाग देना है। आपको बिल्कुल 2 से भाग देना है। 2 से भाग जाने आपको देना है, 2 से भाग जाएगा। यदि किसी संख्या के इकाई में सम संख्या हो, तो सम संख्या यदि है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। मतलब आपको यहाँ 2 एकम 2, 2 तिया 6, भाग चले गया। फिर ये संख्या आ गई 13। अब 13 संख्या ऐसी है जो अभाज्य विषम है, तो इस संख्या में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, जाएगा तो केवल जाएगा 13 का। अब इन्हें संख्या हो गई अभाज्य गुणनखंड करके, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकले, 26 से निकले 2 गुणित 13। अब इसके बाद में हम निकालते हैं 91। तो इसके अभाज्य में क्या बनेगा गुणनखंड में, तो ये जो है 7 से भाग जाएगा, 7 एकम 7, क्योंकि विषम संख्या है, इकाई में संख्या विषम है, इसलिए इसमें विषम संख्या भाग जाएगा। अब हमने इकट्ठे 7 क्यों ले लिया, हमने 3 क्यों नहीं लिया, 5 क्यों नहीं लिया। आपने पहले ही बता चुका हूँ कि 6वीं क्लास में 3 के लिए भी आपने नियम पढ़ा है, विभाजक नियम। 3 के लिए क्या नियम होता है कि जिस संख्या, चाहे वो 2 अंक वाली हो, 3 अंकों वाली हो, 4 अंकों वाली हो, 5 अंकों वाली हो, यदि जिस संख्या के अंकों का योग 3 की क्या हो, गुणज, यदि 3 की गुणज संख्या हो तो वह संख्या 3 से क्या रहती है, विभाज्य रहती है। लेकिन यहाँ पर 3 से भाग क्यों जाएगा, क्योंकि जो संख्या है 2 अंकों वाली 9 और ये 1 10 होता है, अंकों का जोड़ 10 होता है। जब 10 आने आ रहा है तो 3 की गुणज नहीं है, इसलिए 3 से भाग नहीं जाएगा। 5 के लिए मैंने बता चुका हूँ उसके पहले प्रश्न में। 5 के लिए क्या नहीं होता है कि जिस संख्या के इकाई में 0 या 5 हो, जिस संख्या के इकाई में 5 या 0 हो, वह संख्या 5 से विभाज्य रहती है। तो ये 5 भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। अब 5 के बाद संख्या कौन सी आती है, विषम 7। तो 7 से भाग जा रहा है, देखिए 7 एकम 7, 7 21, यानी भाग जा रहा है, दिखता है। अब ये हो गया 13। अब 13 यानी फिर यहाँ 13 संख्या मैंने बता चुका हूँ, 13 संख्या क्या है, एक अभाज्य विषम संख्या है। ये संख्या विषम है लेकिन अभाज्य है, किसी संख्या से भाग जाता नहीं 13 का। 13 संख्या का भाग जाता है 13 से जाता है स्वयं। तो ये हो गया यानी 91 यानी 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला, वो निकला 13, 7 गुणित 13। अब अपन देख रहे हैं ये अपने इनके अभाज्य निकाला गुणनखंड, और इन अभाज्य गुणनखंड को यहाँ हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या किया, ये जो 13 है ये 26 के भी यानी अभाज्य गुणनखंड में है, और 91 के भी अभाज्य गुणनखंड में 13 आ रहा है, यानी 13 गुणनखंड दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन है। कॉमन यानी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है 13। तो 13 जो उभयनिष्ठ है, तो आपने ऐसे निकालना है। तो ऐसे निकालने के लिए हम दोनों के निकाले अपन ने अभाज्य गुणनखंड। जो गुणनखंड दोनों में कॉमन आता है, उभयनिष्ठ आता है, वही गुणनखंड कहलाता है महत्तम समापवर्तक, यानी अर्थात HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ यानी आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 13, यानी 26 और 91 का HCF कितना होगा, 13 होगा। अब 13 आ गया तो ये HCF है, लेकिन LCM कितना होगा, LCM होता है लोवेस्ट कॉमन। तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, पर यहाँ पर जो LCM है, इस LCM में आप निकालना है, तो ये जो HCF आया है, तो HCF का मान 13 है, 13 तो रहेगा ही, लेकिन 13 के साथ जो अन्य संख्याएं 2 दी गई है, एक अभाज्य गुणनखंड 2 बचा हुआ है और एक 7 बचा हुआ है, इनका भी इसमें करना है, आपको गुणा करना है। तो इनका सबका गुणा कर दोगे, ये पूरा का पूरा आपका LCM कराएगा। मतलब है कि जो HCF आता है, HCF का मान तो रहेगा ही LCM में, लेकिन इसके अतिरिक्त जो अभाज्य गुणनखंड बच गए हैं शेष, और अभाज्य गुणनखंडों को भी हम गुणा में लिखते हैं, और इन सबका गुणा करके यहाँ जो लिखेंगे वही उसका इन दोनों संख्याओं का कराएगा लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM। तो इन्हें कितना रहेगा, 13 दूनी 26, और 26 में गुणा करो 7 का, तो 7 42 की 2 4, 7 दूनी 14, 4 18, यानी कितना आ रहा है, 182 आ रहा है। ये यानी क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, किसका LCM आ गया। किसका LCM आया, 26 और 91, इन दोनों संख्याओं का LCM कितना है, 182, और HCF कितना है, 13। अब इन्हें क्या कह रहा है प्रश्न कि ये जो आपने निकाला है 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड विधि से आपने हल किया, और उससे जो आपने निकाला है HCF 13 और LCM 182। अब आपको जांच करना है उत्तर की। उत्तर की जांच क्या होती है, हम उत्तर की जांच कर रहे हैं, उत्तर की जांच भी करने बोला उसने,
उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में क्या कह रहा है वो, पुस्तक में लिखा हुआ है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके तुल्य होगा, किसके बराबर होगा, वो होगा HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। यानी HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। ये आपकी उत्तरी जांच हो जाएगी। यदि आपका उत्तर सही है तो दोनों पक्ष क्या आएंगे, दोनों पक्ष आपस में बराबर आएंगे। कैसा आएंगे, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर इन्हें कितना आ रहा है, दो संख्या कौन सी है आपको बताओ, 26 और 3, ये आपकी दो संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं को आपको क्या करना है, गुणा करना है। और गुणा करने के बाद में आपका जो HCF और LCM है, HCF कितना है 13 और LCM कितना है 182। अब इन्हें गुणा करो और गुणा करके देखिए इन दोनों का गुणनफल, इधर का मान यानी लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड, दोनों तरफ का मान बराबर है या नहीं। तो अपन यहाँ रफ में करते हैं। रफ में करने 26 में 91 का गुणा 1 6 6 1 2 2 9 9 6 54 54 की 4 का 5 और 9 2 18 18 5 23। तो यहाँ पर इन्हें कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2366, 2300 आया, 66 आया। यानी ये संख्या ने 26 का इसमें गुणा किया गया 91 में। अब इन्हें गुणा कर रहे हैं किसका, 182 में, 182 में गुणा कर रहे हैं 13 का, 182 में गुणा करो 13 का, 182 में 13 का गुणा करने पर आ रहा है 3 दूनी 6, 3 8 24 की 4, अब क्या है 2, 3 एकम 3 और 2 5। अब इसके बाद में 1 का मैंने 5 पढ़िए, 1 दूनी 2, 1 2 8 8, 1 एकम 1। अब इसको जोड़िए 6 4 2 6 8 5 13 की 3 हासिल का 1 2। तो आपका गुणनफल कितना है इसमें देखिए, इसमें भी मैंने आपका गुणनफल आ रहा है 2366। देखिए अब ये उत्तरी जांच, अपन उत्तर की जांच किए। उत्तरी जांच में क्या पाया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल का मान उनके दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आया है। मतलब आपका जो आंसर आया, जो HCF है 13 वो भी सही है और जो LCM है 182 वो भी सही है। मतलब आपका उत्तरी जांच यहाँ से हो रही है, मतलब आपका प्रश्न सही है। तो ये आपकी कौन सी विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अपन ने क्या निकाला, LCM और HCF। अब मैंने इसको आप उतार लीजिए। इसी तरह यानी आप मैंने क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा और तीसरा बना सकते हैं कॉपी में, सेम आपको ये यानी करना है प्रोसीजर। अब इसके बाद यानी अपन बना रहे हैं सवाल नंबर तीसरे का पहला। ये तीसरे का पहला विधि ऐसी दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जांच करने नहीं बोला है। देखिए प्रश्न जहाँ तक जो कहता है प्रश्न को वहीं तक हल करना है। यदि इस प्रश्न में लिखा है कि आप उत्तरी जांच करो तो आपको उत्तरी जांच करना है। यदि किसी प्रश्न में उत्तरी जांच नहीं लिखा है, अभी तीसरे प्रश्न में जांच नहीं लिखा, तीसरे प्रश्न में सीधे सीधे इसने बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे संख्याएं 3 संख्या दी है, ध्यान देना है। अभी यानी आपने कितने संख्या पढ़ा था, 2। अब यानी यहाँ संख्याएं 3 आ रही है। अब 3 संख्या कौन सी है, एक है 12 15 और 21। ये सवाल ने पिछले साल आया था, पिछले साल ने तिमाही परीक्षा में ये प्रश्न आया था। तो ये प्रश्न है आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी ये प्रश्न नंबर तीसरे का पहला। इस तीसरे प्रश्न में भी आपको इन्हें 3 प्रश्न दिए गए हैं। मैं पहला बता रहा हूँ, 2 आप अपने घर पे बनाएंगे, ठीक है ना। अब इन्हें अभी हमने जैसा दूसरा प्रश्न बनाए थे और दूसरे प्रश्न में जो आपने निकाला था यानी HCF और LCM जो निकाला था दूसरे प्रश्न में, वो दूसरे प्रश्न के जैसे ही ये तीसरा प्रश्न है। बस शर्त इसमें ये है कि इसमें 3 संख्याएं हो गई है। इसके पहले आपने 2 संख्याएं पढ़ा था, अब यहाँ 3 संख्याएं हो गई है। इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड आपको अलग अलग निकालना है। तो हल दिया है संख्याएं कौन कौन सी है, संख्याएं हैं 12,
15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड निकालने पर अब हमने इसके तीनों संख्याओं के निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड आप कॉपी में निकालना है, बाएं साइड में राइट हैंड में दाएं साइड में निकालना है। तो मैं संख्या लिखा हूँ, देखिए ये 12 हो गया, ये 12 के निकलेगा अभाज्य गुणनखंड। यहाँ कम लगा दो, यहाँ 15 हो गया, फिर यहाँ 21 हो गया। इस तरह से मैंने खंड बना लिया। देखिए तीनों संख्याओं के अभाज्य निकाले गुणनखंड। तो आप देखिए 12 में ये संख्या 2 अंकों वाली है, 15 संख्या भी 2 अंकों वाली है, और 21 है ये भी 2 अंकों की है। पर अंतर ये है कि 12 में जब 2 अंकों संख्या है, इन 2 अंकों संख्या में जो इकाई अंक है वो इकाई अंक सम है। तो जिस संख्या के इकाई में सम संख्या होती है उसमें 2 का भाग जाता है। आपको बेझिझक बिना किसी सोचे समझे आप उसमें 2 का भाग देंगे, यानी उसका अभाज्य गुणनखंड 2 होगा। तो 2 पढ़िए 2 छम 12। फिर यानी सम संख्या आ गई, तब ये सम संख्या है तो फिर 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देना ही है। यदि सम संख्या आ रही है 2 से भाग देना है, तो 2 तिया 6। अब यानी संख्या अब 2 से भाग नहीं जाएगी। कई बच्चे लोग क्या करते हैं, देखते देखते नहीं है 2 से भागते हैं। आपको यहाँ देखना है क्या 2 से भाग नहीं जाएगा आप, क्योंकि संख्या हो गई विषम। विषम संख्या के लिए विषम गुणनखंड ही चुनना पड़ता है। तो विषम गुणनखंड के लिए यहाँ पर आपको 3 देना है, 3। अब ये संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड, हमने 12 के अभाज्य गुणनखंड निकला 2 गुणा 2 गुणा 3। अब यानी 12 के निकल गए 15 के निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 15 के अभाज्य गुणनखंड में हम ये देखते हैं कि 15 जो है यहाँ पर दिया 15, इसके अभाज्य गुणनखंड में हम क्या करेंगे बताओ। इसके इकाई में 5, जब इकाई में 5 है तो उसमें आपको भाग कितने का जाएगा बताइए, भाग जाएगा विषम संख्या से। तो विषम संख्या क्या होती है, तो विषम अभाज्य गुणनखंड 3 है 5 है, तो 3 से भाग जाएगा। आप 3 से भाग क्यों जाएगा बताओ, क्योंकि ये 15 2 अंकों की है, 15 में अंकों का योग 6 आ रहा है, मतलब 6 संख्या 3 की गुणज है, तो ये 3 से भाग जाएगा। 3 5 15। अब ये 5 आने संख्या आ गई, 5 एकम 5, ये यानी भाग चले गया। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5 आया। अब यानी इसके बाद देखते हैं 21 में भी 3 का भाग जाता है, 3 7 21, ये बहुत इजीली है। अब यानी 7 एकम 7, तो 21 के अभाज्य गुणनखंड में 3 आया और 7 आया। अब देखिए अब यहाँ आपको क्या क्या मिल रहा है, यहाँ आप मैंने क्या देख रहे हैं, यहाँ आप मैंने देख रहे हैं कि 3 ऐसा संख्या ऐसी है 3 कि 12 के भी अभाज्य गुणनखंड में 3 है, 15 के भी अभाज्य गुणनखंड में 3 है, और 21 के भी अभाज्य गुणनखंड में 3 है। यानी 3 जो है वो सब में कॉमन है, सब में 3 जो है वो सब में क्या आ रहा है, उभय निष्ठ आ रहा है। मतलब आपको 3 जो है यहाँ से जो है तीनों संख्या में क्या आ रहा है, ऐसा अभाज्य गुणनखंड है जो तीनों मिल रहा है। जब तीनों मिल रहा है तो इसका यानी एचसीएफ क्या होगा बताइए, इसका एचसीएफ होगा 3। क्या होगा, इसका एचसीएफ 3 होगा, तो इसका एचसीएफ 3 आ जाएगा, ये 3 आ गया। जब इसका एचसीएफ 3 आ गया तो आप 3 लिख दीजिए यहाँ पर। अब निकालना है इसका एलसीएम, एचसीएफ तो निकल गया। अब यानी एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम निकालने के लिए ये जो 3 है ये 3 तो रहेगा ही रहेगा। देखिए हम इसको गुणा लगा रहे हैं, एचसीएफ को नहीं लगा दिया बोला, इसको दोबारा आपको लेना नहीं है, ये आपका यानी स्थिर है, ये यानी आपका 3 आ गया है। 3 तो हमें यहाँ भी लिखना है आपको, जो एचसीएफ 1 3 है वो रहेगा। लेकिन इसके अलावा आपके पास जो संख्या बची हुई है, इसके अलावा आपके पास क्या संख्या बची बताओ, इसके अलावा संख्या बची हुई है 2 2 5 7, यानी 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यानी देखिए यानी आपने जो एचसीएफ है उस एचसीएफ का मान तो यहाँ लिखा 3, लेकिन एलसीएम निकालने के लिए 3 को भी लिखा जो मान एचसीएफ आया था, और उस एचसीएफ के मान में जो बचे हुए शेष अभाज्य गुणनखंड है, तो उसमें से यहाँ 2 2 के 2 बचे हैं गुणनखंड, 5 का 1 बचा हुआ है और 7 का 1 बचा है। इन सभी गुणनखंडों को हमने गुणा लिख दिया, और इन सबका गुणनफल इन दोनों तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक होगा, मतलब एलसीएम होगा। तो यानी कितना होगा, इसका गुणा करो, 3 का पारा पढ़ेंगे 3 दूनी 6, 6 का पारा 6 दूनी 12, और 12 का हम पढ़ना पढ़ते हैं 5 बार, 12 पंचे 60, और फिर 60 का पारा 7 बार है तो 420। तो इसका जो एलसीएम है, तो इसका एलसीएम 420 आया।
तो ये जो संख्या है 420 है और एस से निकला 3। तो इस प्रश्न में इतना ही बोला है। प्रश्न नंबर 3 आप पढ़ेंगे पुस्तक में, उसने बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आपने इसमें उत्तर जांच नहीं बोला है, इसलिए आपको उत्तर जांच नहीं करना है, आपको यहाँ तक हल कर देना है और आंसर देना है। ये एक आंसर है और एक आंसर ये, बस आपको इन्हें जांच नहीं करना है। आपका ये अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमने अलग से हल किया था, तो बाएं तरफ लिखा है। इस प्रकार से आपको इन्हें 12 है, 15 है और 21, ये तीनों संख्याओं का आपने निकाल लिया, महत्तम और लघुत्तम दोनों निकाल लिया आपने। अब इसी तरह यानी एग्जाम्पल देखिए, इसके साथ एक एग्जाम्पल है, तो इस एग्जाम्पल का भी प्रश्न आप देख लेते हैं। और एग्जाम्पल में क्या लिखा है, 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल दिया है, इसको आने उतार लीजिए। अब इसके बाद हम बता रहे हैं एग्जाम्पल का जो परीक्षा में आया था। एग्जाम्पल है 96 और 404, 96 है और 404 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। अब इन्हें इस प्रश्न का आईएमपी है, ये प्रश्न इन्हें पूछा जाता है, या एलसीएम पूछ लेगा या एचसीएफ पूछ लेगा, है ना। तो ऐसे निकालते हैं, एलसीएम नहीं निकालते, चलो एचसीएफ ज्ञात करो। तो एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम आप निकाल लेना बाद में। एचसीएफ निकालते हैं क्योंकि हमने अभी दिया था टेस्ट में इसको। तो अब इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लिखेंगे, दिया है 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड निकालने पर, यदि अपन निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड तो क्या आएगा बताओ। इसमें 96 का अभाज्य गुणनखंड और 404 के भी निकालना है अभाज्य गुणनखंड, इन दोनों संख्याओं को निकालना है। तो ये आपको हल करना है यहाँ पर रफ फॉर्म। तो यहाँ आप लिखेंगे संख्या 96 और यहाँ 404, इनके अभाज्य निकालो गुणनखंड। 96 में क्या है, ये 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों संख्या में इकाई में संख्या सम है, तो सम संख्या में आपको 2 से भाग देना है। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि यदि इकाई का अंक सम संख्या हो तो उसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, यानी आपको 2 से भाग देना ही है। तो आपको 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 2 चौक 8, 9 बचा, यानी 8 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 से भाग देंगे। जब तक संख्या इकाई में सम रहती है आपको 2 से भाग देना है। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देना है, 2 चौक 12, फिर 2 से भाग देना है, 2 3 6, फिर हमें 3 से भाग जाएगा। देखिए हमने पूरा पूरा निकाल लिया 96 का। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड में 2 2 2 2 2 यानी 5 बार आया और 3 एक बार आया। अब 96 के गुणनखंड के सामने में आप 96 संख्या लिखो, 96 के सामने में जो इसके अभाज्य आए गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 1 2 3 4 5 बार 2 आया और 3 बार 1 आया। अब 404 में मैंने ये संख्या 3 अंकों की है और 3 अंकों की संख्या में अंक कौन सा है, सम संख्या है। तो सम संख्या में 2 का भाग देंगे, 2 से आएगा, 2 दूनी 4, 2 शून्य 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, है ना, 2 एकम 2, 2 शून्य 2 एकम 2। अब ये कितना आया, 101 आया। अब 101 जो संख्या है, ये 101 संख्या अभाज्य विषम संख्या है। 101 संख्या कैसी है, अभाज्य विषम है, यानी इसमें किसी भी संख्या का भाग जाता है तो जाता है स्वयं जाता है ना।
तो जब ये संख्या स्वयं के अन्य भाग जाता है, ये हो गया 101 का एक बार। तो आपने देखा 404 के अभाज्य निकले गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 101। अब अपन देख रहे हैं कि इन संख्याओं में, दोनों संख्याओं में जो अभाज्य गुणनखंड है, उन अभाज्य गुणनखंडों में कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड कॉमन आ रहे हैं। तो एक जोड़ी बनी, इसका 1 2 लिखा गया, यानी आपको निकालना है एचसीएफ। तो आपने निकाला, पहली जोड़ी बनी पहले 2 की, फिर 1 2 और है उसकी जोड़ी बन गई, तो फिर 2 लिख दिया। अब देखिए इसमें और जोड़ी बनती है क्या, अब इसमें कोई जोड़ी नहीं बनती। 101 यहाँ आ गया, आपको 101 नहीं है। अब यानी आपका उत्तर क्या आएगा, 2 दूनी 4, यानी आपकी जो संख्या है उस दोनों संख्याओं का एचसीएफ, यानी मतलब 9 की एचसीएफ जो है, आंसर लिखोगे 96 और 404 का एचसीएफ बराबर 4 प्राप्त हुआ। ये आपका आंसर आ गया। ये आपको हल करना था, ये आपका एग्जाम्पल था। इसमें एलसीएम में निकालना है। अब ध्यान से सुनो कि एलसीएम कैसे निकलेगा। एलसीएम 4 तो रहेगा ही, 4 रहेगा, इस 4 के साथ साथ 4 रहेगा, 4 के साथ साथ जितने गुणनखंड शेष बचे हैं, ये 2 2 2 3 और 101, इन सबका आपस में गुणा कर देना, तो वो हो जाएगा एलसीएम, माने लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। जो शेष बचे हुए गुणनखंड होते हैं, इन शेष बचे हुए अभाज्य गुणनखंडों का भी एचसीएफ में गुणा कर देते हैं, तो वो कहलाता है लघुत्तम समापवर्तक। ओके, अब यानी चलते हैं, एक प्रश्न और है अंतिम, चौथा प्रश्न, जो ये भी परीक्षा में आ सकता है। तो आप लोगों को यानी 3 नंबर है ना, 3 नंबर का ये प्रश्न ये बनता है ऐसे वाला। अब यानी अब अगला प्रश्न दिया है। अब अगला प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो यानी परीक्षा में, ये भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आता है प्रश्न। चौथा प्रश्न है, देखिए यहाँ लिखा है एचसीएफ संख्या है, नहीं एचसीएफ किसका है, 306, 657, ये 2 संख्याओं का एचसीएफ बराबर 9 है। ध्यान सुनना है, ये 2 संख्याओं का जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, उसमें लिखा हुआ है 306 और 657 का महत्तम समवर्तक 9 है, एचसीएफ 9 है, दिया गया है, दिया है। अब इसके बाद क्या होता है, एलसीएम, एलसीएम के लिए भी वही संख्या लिया है, तो एलसीएम 306 657 ज्ञात करो। अब इसका यानी एलसीएम निकालना है, यानी इसका एलसीएम क्या होगा, ज्ञात करना है। तो इसका एलसीएम निकालना है, तो ज्ञात करने के लिए आप यानी क्या करेंगे, हल दिया है 2 संख्याएं, कौन सी संख्याएं दी है, 2 संख्याएं कौन सी दी है, देखिए आप, दिया है 2 संख्याएं, एक है 306 और दूसरी है 657। इन 2 संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का यानी महत्तम समवर्तक है एचसीएफ, एचसीएफ कितना है, वो है 9, एचसीएफ कितना है 9, ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब यानी इसके बाद निकालना क्या है, आपको निकालना है एलसीएम, एलसीएम बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपको निकालना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, जब अपने जो उत्तरी जाल बताया था, मैंने अभी इसके पहले मैंने आप लोगों को जो उत्तरी जाल बताया था प्रश्न नंबर 1 में, तो उसमें उत्तरी जाल जो बताया था वही यानी जांच यहाँ आप करेंगे, तो अपने आप आपका प्रश्न एलसीएम क्या हो जाएगा। यानी कैसे याद होगा, हमें ज्ञात है, हमें ज्ञात है कि, क्या ज्ञात है हमें, हमें ज्ञात है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, किसके बराबर होता है, हमने जांच करते भी, तो आपने बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल किसके तुल्य होता है, वो महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। तो महत्तम का मान दिया है,
लघुत्तम मान ले दिया, लेकिन दो संख्याओं का मान भी दिया हुआ है। कौन सी दी है संख्या बताओ? एक है 306 और दूसरी कौन सी है 657। ये दो संख्याएं हैं। इन दो संख्याओं का गुणनफल का मान किसके तुल्य होता है? महत्तम समापवर्तक के और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपने क्या लिखा? एचसीएफ का मान कितना है? 9। एचसीएफ का मान 9 है, एलसीएम मान निकालना है। तो ये जो 306 है और 657 है, तो आप क्या करेंगे? ये जो 9 है, 9 के साथ गुणा किसका है? एलसीएम का। तो 9 का करेंगे हम पक्षांतर। 9 का करेंगे पक्षांतर, क्या होगा? कितना हो जाएगा? यहाँ बच जाएगा आपका एलसीएम। ये जो 9 है, इस 9 का हम करेंगे पक्षांतर करेंगे, है ना? तो 9 का हम करेंगे पक्षांतर इस तरफ, वो कहाँ आएगा? इन दोनों संख्याओं के बटे में। तो यहाँ आएगा 306 गुणा 657 बटे 9। ये आ गया हर में। अब ये जो 9 हर में आया, अब इसको यानी आपको काट देना है। अब इस 9 को यानी किस यानी कहाँ कटेगा आपको देखना है। कहाँ कटेगा? 9 से 3 के पास काटो, यानी आपको इकट्ठे 9 का पारा नहीं आता है, या 9 के पारे से आपको काटते नहीं बनता है। आप छोटी छोटी संख्या लेकर काटो। जिस संख्या से आप नीचे काटोगे, जैसे 3 है, 3 के पारे से ये कटेगा और 3 के पारे से ये कटेगा। तो 3 के पारे से काटो, 3 तिया 9 और 3 के पारे से 3 कम 3, 3 शून्य 0 और 3 दूनी 6, यानी ये कट गया। अब ये 3 के पारे से, अब ये बचा कितना? 3। इस 3 के पारे से और नहीं कटता है क्या? और कर दीजिए। तो 3 के पारे से और कटेगा 102, 3 कम 3 और 3 के पास से काटो, 3 तिया 9 बचा हाँ 1, 3 चौक 12, मतलब है कि आपका इन्हें पूरी संख्या कट जाएगी। अब इन्हें कितनी बची? 34 बड़े 657, यानी आपका यानी संख्या, ये दो संख्याओं का गुणा करना है, वह उसका क्या कराएगा? एलसीएम कराएगा। तो एलसीएम का मान कितना रहेगा? एलसीएम बराबर इन दोनों संख्याओं का गुणा करो। तो इन दोनों संख्याओं का गुणा अपन करेंगे, 657 में 34 का गुणा करेंगे, 2 अंक है 4 का पारा, 4 7 28 की 8, हासिल का है 2, 4 अपन 20, 2 22 की 2, हासिल का फिर आया कितना? 2, फिर 4 24, 24 2 26, फिर 3 से 3 7 21, 21 की 1, हासिल का आया 2 और 3 5 15, 15 और 2 17, 17 की 7 का 1, फिर यानी 3 6 18, 18 1 19। अब यानी इसे जोड़ दीजिए, यहाँ आएगा 8, यहाँ 3, यहाँ 7 और 6 13, 13 की 3, हासिल का 1, 10 2 12 की 2, 2, यानी कितना उत्तर आया? 22,338। यानी इनका सबका यानी गुणा किया गया, तो 22,338 इसका आंसर आया। यानी लघुत्तम समापवर्तक बराबर कितना आया? ये आ गया 22,338। ये इसका आंसर कहलाया। तो परीक्षा में कभी यानी ऐसे प्रश्न भी आते हैं, आपको इन प्रश्नों को भी हल करना है। तो आप यानी इन प्रश्नों को, जैसे कि अभी इसके पहले और टेस्ट में भी आते हैं पेपर में, कि यहाँ संख्या नहीं बदलते हैं, यहाँ संख्या 306 दिखे, यहाँ संख्या बदल देंगे, अगर संख्या यहाँ बदले तो इसका आंसर दूसरा है। आपकी मेथड यही है, यानी यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल किसके तुल्य होता है? महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। अब क्या करेंगे? इन संख्याओं को गुणा में लिखेंगे और जो महत्तम है और लघुत्तम है उनको भी गुणा लिखेंगे। लघुत्तम निकालना है, इसलिए लघुत्तम मान अज्ञात है और महत्तम मान 9 है। 9 का किया पक्षांतर, उससे गया हर में, और किसके हर में गया? अपन ने उसका कहाँ किया पक्षांतर? लेफ्ट हैंड में किया, बाएं तरफ किया। तो वो यानी दो संख्याओं के गुणनफल के नीचे आया। तो 9 को अपन जब नीचे लिखे हर में, हम उसको 9 को अपन 3 के पास 2 बार काट दिए, तो ये कटा 34 बार। 34 का अपन गुणा कर दिया 657 में, तो आया 22,338। ये जो आया है गुणनफल, ये उसका लघुत्तम रहेगा, किसका? 306 और 657 का लघुत्तम समापवर्तक। ओके, अब इन्हें देखिए, इसके बाद में यहाँ के अन्य लगभग अन्य जो प्रश्न इंपॉर्टेंट थे वो बता दिया हूँ। ऐसे 5वां प्रश्न भी आपको हल कर लेना है। ये जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के ऊपर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी आपको बताना है कि 6 के ऊपर n, यानी जो n है, n क्या है? संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या n बता रहा है, तो वो 0 पर, यानी 6 के ऊपर n की जो घात है वो अंक उसके 0 पर समाप्त होता ही नहीं होता है। तो आपको यानी मौखिक रूप से ऐसी इसका उत्तर आपको लिख लेना है ना। ये नहीं आएगा ना, क्योंकि 0 पर समाप्त इसलिए होता है कि 6 के ऊपर जो n घात है उसके 2 गुणनखंड 2 और 3 आते हैं और 5 नहीं आता है। तो 5 जब आता है, जिसका गुणनखंड 5 के ऊपर n की घात रहती है, तो वह गुणनखंड का
अंग यानी इकाई को शून्य आता है, यानी मतलब उसका जो भाग होता है वो शून्य होता है, तो ये यानी नहीं आएगा इसका। तो आपको यानी 5वें नंबर प्रश्न को घर पे बना लेना है। अब यानी इसके बाद यानी इतना ही पढ़ लेंगे। अब अपन यानी प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे कल। तो इसमें परिमेय संख्या के मैंने दिया है कि कर्णी 3 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, या कर्णी 5 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ये आप अपने कल आपको घर से पढ़ के आना है और अपने घर में ही पुस्तक में देख लेना है कि यानी कैसा बनता है, ये मैं कल बताऊंगा। और आज के लिए इतना काफ़ी। नमस्कार, जय हिंद।